गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है 1857 की जो है रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने 1857 से पहले बहुत सारी अपराइजिंग और रिवोल्ट्स पढ़ी हैं, छोटी मोटी, चाहे वो ट्राइबल हैं, चाहे वो सिविल्स हैं, और भी बहुत सी हैं, स्पाई म्यूटनी हैं। आज हम लोग जो है 1857 की रिवोल्ट पढ़ेंगे, जो बड़ी हाईलाइट हुई है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में, जो नेशनलिस्ट ने भी बाद में इसका अलग अलग तरह से इंटरप्रटेशंस दे के इसका यूज़ किया है, ताकि लोगों के अंदर जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म राइज हो। तो ये 1857 की रिवोल्ट एक्चुअली है क्या, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है। कुछ लोग इसे फर्स्ट जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मेयरली, कुछ लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, कुछ लोग मेयरली इसे जो है स्पाई म्यूटनी कहते हैं, कि कुछ जो है ब्रिटिश फौज के अंदर जो लोग थे इंडियन, उन्होंने जो है बगावत की, जो अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल रही। लेकिन ये अपराइजिंग जो ब्रिटिश के अगेंस्ट थी, जो कॉलोनियल इंडिया के अगेंस्ट थी, ये कैसे हुई, इसके क्या इम्पैक्ट थे, इसके क्या कारण थे, वो आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऑल थ्रू ये एक मिलिट्री म्यूटनी थी जो सून डेवलप हुई एक ब्रॉड रेबेलियन में। बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन इन हुए, जिसमें बहुत सारे सेगमेंट्स जो इंडियन सोसाइटी के जो है वो शामिल थे। इसके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेज़ क्या है। कॉजेज़ क्या है रिवोल्ट 1857 के। देखो, मिलिट्री कॉजेज जो मिलिट्री कॉजेज जो हैं, उसमें ये है कि इंट्रोडक्शन जो हुआ किसका, यो एनफील्ड राइफल थी। अब जो इमीडिएट कॉज जो इस रिवोल्ट का था, वो जो है ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी ये इनफील्ड राइफल्स। और इसका जो कार्ट्रेज था, जो गोली जो बीच में पड़ती थी ना राइफल के, है ना, वो रूमर था कि उसमें जो है ग्रीस का यूज़ किया जा रहा है। अब ग्रीस जो है उसका यूज़ किया जा रहा है, काऊ और पिग के फैट से बनाई गई ग्रीस है जो उसका यूज़ किया जा रहा है इस कार्ट्रेज में। अब क्या पता इसमें सच्चाई थी, झूठ था, या कि ये रूमर ही था, अफवाह ही थी। इससे क्या हुआ कि हिंदू सोल्जर्स जो थे वो काऊ को सेक्रेट मानते थे कि काऊ को कैसे मार की ग्रीस बनाई जा रही है, और वहीं मुस्लिम सोल्जर थे वो काऊ को जो है अनक्लीन, गंदा जो है समझते थे अपने मजहब के लिए। तो दोनों के रिलीजियस बिलीफ कहीं ना कहीं हार्म हो रहे थे। इससे जो है लोगों के अंदर जो है बहुत नाराजगी जो है बड़ी, किसके अगर इंडियन आर्मी में जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट। एक मिलिट्री का जो इमीडिएट कॉज तो यही बना था वॉर का। दूसरा है कि पुअर पे एंड कंडीशन। देखो, जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो सिपाही जो इंडियन थे, उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, इल ट्रीटमेंट किया जाता था, उन्हें अनफेवरेबल कंडीशंस दी जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था ब्रिटिश जो है आर्मी में। वहीं जो है ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था, और उसी के बराबर में अगर इंडियन सोल्जर्स थे तो उनके साथ जो है बुरा व्यवहार होता था। एक ये भी कारण था मिलिट्री कॉज में एक कारण है कि जर्नल सर्विस जो इनलिस्टमेंट एक्ट था, ये एक्ट रिक्वायर, इस एक्ट के मुताबिक जो सिपाहीज हैं उन्हें सर्व करना पड़ता था ओवरसीज। मतलब अगर कोई बंगाल का है तो उसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जाकर, कोई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का तो उसे साउथ इंडिया में जाकर, तो ओवरसीज में जाकर उन्हें सर्व करना पड़ता, बर्मा में, अफगानिस्तान में, और भी इंग्लैंड में, अफ्रीका में जाकर जहाँ उनकी कॉलोनीज है। तो ये जो है हिंदुइज्म है उसके रिलीजियस के ख़िलाफ़ था तब, कि अगर समुंदर को पार करेंगे हम तो हमारे जो रिलीजन है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। जो कास्ट है, जैसे क्षत्रिय हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, जैसे शूद्राज हैं, जैसे वैश्याज हैं, तो ये समझते थे कि समुद्र को पार करने से कास्ट जो है लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है इंसान की कास्ट। तो ये भी एक कारण था। फिर जो है पॉलिटिकल कॉज भी थे। ये तो सारे मैंने मिलिट्री कॉज बताए। पॉलिटिकल कॉज थे कि एनेक्सेशन पॉलिसी जो ब्रिटिश की थी, जो ब्रिटिश जिस तरीके से जो कब्जा किया इन्होंने, जो लोकल किंगडम्स थे, जैसे बहुत सारी चीज़ों का मैंने आपको डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स बताया था जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट जो है जो इंडियन रूलर्स की थी उन पे कब्जा किया गया, बिना किसी जो है विदाउट द रिगार्ड ऑफ द राइट्स जो इंडियन राइट्स थे, सिर्फ इस बात पे कि आपका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं था एट द टाइम ऑफ जो किंग के डेथ पे, तो वो स्टेट जो है ऑटोमेटिकली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ जाती है। जैसे अवध किया, झांसी किया, नागपुर किया, सतारा किया। तो ये जो है इससे भी जो है लोकल रूलर्स और जो उनके फॉलोअर्स थे उनमें गुस्सा भरा हुआ था।
फिर लॉस ऑफ पावर फॉर इंडियन रूलर्स। अब देखो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी ताकत खोते जा रहे थे, किसके अंडर? ब्रिटिश रूल के अंडर। जैसे अनेक्सेशन अवध का हुआ इन पर्टिकुलर जो है, उसने जो है क्या किया, इंडियन रॉयल्टी जो थी और बहुत सारे एरिस्टोक्रेट फैमिली थे, उनके पास जो ट्रेडिशनल जो उनके पास लैंड थी, जो पावर थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब इनसे ये जो रूलर्स थी, इनको गुस्सा तो ऑब्वियस ही आएगा, नाराज़गी होगी, और इनके साथ साथ जो इनके चाहने वाले होते हैं उनको भी तो होगा ना। फिर नाराज़गी, डिससेटिस्फैक्शन जो है ब्रिटिश रूल के साथ भी थी। देखो डिसकंटेंट, जनरल डिसकंटेंट कंटेंट भी था, लोगों को नाराज़गी थी ब्रिटिश रूल की पॉलिसीज़ के साथ। जो लोकल ट्रेडिशंस, कल्चर और जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो लोगों के पास थी ब्रिटिश के आने से पहले, चाहे वो मुगल एरा के अंदर ही थी, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है कि बहुत हैवी टैक्स इम्पोज किए, बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए इंडियन फार्मर्स पे। इससे क्या हुआ कि लोकल जो इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ से रॉ मटेरियल सारा जो है इंग्लैंड में भेजने लगे, वहाँ से फिनिश गुड आने लगा, तो यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री, जो हैंडीक्राफ्ट था, वो जो आर्टिशंस थे, उनकी पूरी तरीके से लिवलीहुड जो है डिसरप्ट हो चुकी थी। जो गवर्नेंस सिस्टम चलता था वो ख़त्म हो चुका था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स आके सब कुछ डिसाइड कर रहे थे, तो इससे भी जो है डिससेटिस्फैक्शन जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है इंक्रीज हो चुका था। फिर है सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज़। हमने पॉलिटिकल कॉज देखे, हमने मिलिट्री कॉज देखे, सोशल इकोनॉमिक कॉजेज़। देखो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी टैक्स लगाने की, जो लैंड से जो रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने बनाया होता है, ज़मींदारी हो, जैसे जो महलवारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम है, या परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है, इस और ट्रेड पे पूरी तरीके से मोनोपोली इनकी थी कि कोई और ट्रेड कर ही नहीं सकता। ये बड़ा डीपली एक्सप्लॉयटेटिव था। और इम्पोजिशन, ज़्यादा टैक्सेस लगाने, तो जो इससे क्या हुआ, गरीबी फैली, मुश्किल होगी पीजेंट्स के लिए, आर्टिशंस के लिए, और अर्बन एरियाज़ में जो शहरों में गरीब लोग रहते थे कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। ऊपर से सोशल रिफॉर्म्स, ब्रिटिश के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, उन्होंने सती को एबॉलिश कर दिया, उन्होंने जो है विडो को रीमैरिज, दोबारा से विडोज़ जो बेवा है लोग हैं, जो जिनका पति मर चुका, उनको दोबारा शादी की इजाज़त दे दी। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये ब्रिटिश जो है डायरेक्ट अटैक है, हमारे जो जो कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन जो सदियों से चला आ रहा है, जो हिंदू कल्चर है, इस पे अटैक किया जा रहा है। दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अस। ऊपर से जो है मशीनरीज का काम, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगा कि ये तो सरासर हमारी पर्सनल बिलीफ्स पे अटैक है। जो रिलीजियस इंटरफेरेंस जो है बहुत बड़ा कॉज बना ब्रिटिश का, जो 1857 का रिवोल्ट है। इनके सोशल और जो रिलीजियस कस्टम थे, जो इनके रिवाज, जो इनके रस्म, जो इनके तौर तरीके थे, उनको चेंज करने की कोशिश पे इन पे क्रिश्चियन मशीनरीज को इम्पोज किया गया। तो लोगों के अंदर डर पैदा हुआ कि आखिर ब्रिटिश का इंटेंशन क्या है, ये चाहते क्या हैं। फिर रूमर्स, ऐसी भी अफवाहें फैली कि कन्वर्जन के मास कन्वर्जन हो रहा है, लोगों को जो है पॉपुलेशन जो क्रिश्चियनिटी की बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बनी। तो डिसकंटेंट जो था सिपाही, खासकर सिपाही के बीच में, अब जो नॉर्मल सिपाही है उसके बीच में भी बहुत सारे फैक्टर थे। जैसे लो वेजेस, बहुत कम पैसा मिलता था इनको। अगर आप जो है पे के देखो और पर्क्स और प्रिविलेजेस देखो एक ब्रिटिश ऑफिसर की, और वहीं पे सैलरी देखो एक सिपाही की, इंडियन जो है खासकर, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इनके साथ जो है वर्किंग कंडीशन भी इनके सही नहीं थे, हार्श क्लाइमेट में इनको भेजा जाता था, इनको प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता था, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। तो मिलिट्री लाइफ बड़ी डेंजरस और डिफ़िकल्ट थी, किसकी? इंडियंस की। खासकर ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश सिपाही थे, उनको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था एज़ कम्पेयर टू दीज पीपल। लेक ऑफ प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, देखो जैसे ब्रिटिश जो थे, उन इंडियन सिपाही को प्रमोशंस भी नहीं दी जाती थी, और वहीं दूसरों को दी जाती है। ये साल दर साल काम करते रहते थे बिना किसी प्रमोशन के, उनकी लॉयल्टी के और उनके एक्सपीरियंस के बावजूद उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था इन रिटर्न। तो ये भी एक कारण बना सिपाहीज के बीच में रेशियल प्रेजुडिस। देखो जो इंडियन सिपाही थे और ब्रिटिश सिपाही, मैंने उनको बताया ना, आप कास्ट बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे जो है मेंटेन कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे इनको, इंडियन को। कल्चरल देखो यूज़ जो कार्टाजिना का, ये मैंने बताया कि मोस्ट जो सिग्निफिकेंट कॉज जो डिसकंटेंट का हुआ था, वो इंट्रोडक्शन हुआ था जो इनफील्ड राइफल का। अब क्या होता था कि एक तो काऊ का फैट और एक पिग का फैट, और
मुस्लिम्स और के लिए अनक्लीन था, और हिंदू जो है सेक्रेट मानते थे काऊ को, वहीं पिग जो मुस्लिम्स अनक्लीन मानते थे कि गंदा है। अब ये रिक्वायर था सिपाही को कि वो क्या करेगा, अपने मुंह से काटेगा कार्ट्रेज को काटेगा और फिर डालेगा गन में और फिर फायर करेगा। अब ये और हिंदू और मुस्लिम के जो रिलीजियस सेंसिबिलिटी है इन दोनों के खिलाफ जाता है। इससे जो है डिसकंटेंट जो है शुरू हुआ था। जनरल इनलिस्टमेंट एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जिसके लिए ओवरसीज जाना पड़ता था। लेकिन जो इमीडिएट कैटलिस्ट था वो मंगल पांडे इंसिडेंट जो अवध में बराकपुर में हुआ। मंगल पांडे एक सिपाही था बराकपुर रेजिमेंट का। इसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मैं इनफील्ड राइफल का यूज नहीं करूंगा। और इसने क्या किया कि ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक कर दिया 1857 में। पांडे जी को अरेस्ट कर दिया गया और एग्जीक्यूट भी किया गया। लेकिन इसका एक्ट जो डिफाइंस का था वो एक रेलिंग पॉइंट बन गया बाकी सिपाहीज के लिए भी, कि वो पहले से ही जो है बहुत गुस्सा और नाराज थे। उनको एक जो है एक बहाना मिल गया कि हमें अब म्यूटनी जो है ये जो बगावत थी, ये सिपाही म्यूटनी, ये पूरी तरह से स्प्रेड हो गई। ये स्टार्ट हुई मेरठ में। कब? 10 अप्रैल 1857 में जो है मेरठ में स्टार्ट हुई, जब सिपाहियों ने जो है आखिरकार रिवोल्ट कर दिया है ना कि यूज़ ऑफ कार्ट्रेज से। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा और फ्री किया अपने जो फेलो जो सिपाहीज थे जिनको जेल में डाला गया था मंगल पांडे के इंसिडेंट के टाइम। और ये यहाँ से मार्च करने लगे बराकपुर, मेरठ से ये मार्च करने लगे दिल्ली की तरफ, और डिक्लेयर कर दिया बहादुर शाह जफर को, मुगल एम्परर जो था, उसको अपना लीडर। यहीं से शुरू होती है 1857 की रिवोल्ट। अब स्प्रेड होती है। देखो, रिवोल्ट शुरू होती है मेरठ में 10 मई 1857 में, जब 85 सिपाही जो थे, जो इंडियन ओरिजिन के थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में कंपनी में, आर्मी में, वो डिसमिस किए गए रिवोल्ट के बाद और उन्हें जेल कर दिया गया। जो ग्रीस कार्ट्रेज थे उनके यूज़ ना करने के पर जो उन्होंने रिवोल्ट किया था उसके लिए उन्हें जो जेल डाल दिया गया। रिटेलिएशन में जो है मेरठ में जो है रिवोल्ट हो गया, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जो बाकी सिपाही थे मार कर और उन लोगों को जेल से निकाला, अपने सिपाहियों अपने साथियों को। और उन्होंने स्टार्ट किया मार्च करना, दिल्ली की तरफ चल पड़े कि हम सपोर्ट लेंगे बहादुर शाह जफर की तरफ से, जो लास्ट मुगल एम्परर था। ये एक सिंबॉलिक लीडर था। एक्चुअल जो थी ना बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट था, एज ए सिपाही ने डिक्लेयर किया उसे अपना लीडर। अब दिल्ली में क्या होता है, जो मुगल कैपिटल हुआ करती थी, सिपाही मार्च करने लगे दिल्ली, जो बहुत एक प्रोविटल था एरिया था। 11 मई 1857 में वो पहुंचते हैं सिटी में और डिक्लेयर करते हैं बहादुर शाह जफर को अपना लीडर इस बगावत का। अब मुगल एम्परर जो था, जो मुगल बादशाह था, उसके पास बहुत कम पावर थी। वो एक सिंबॉलिक एक निशान की तरह था, बस एक लीडर, एक नॉमिनल पावर, ठीक है। लेकिन अपनी रिवोल्ट को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने के लिए इनको ज़रूरत थी एक इंसान की कि जिसके पीछे लोग खड़े हो सके। और सिपाही जो है दिल्ली की लोकल पॉपुलेशन के साथ दिल्ली सिटी को पे कब्जा कर लेते, और ब्रिटिश वेयर फोर्स टू रिट्रीट। कुछ स्मॉल एरिया सिटी के अंदर ही होता है, वहाँ जाके ब्रिटिश छुप जाते हैं। तो ब्रिटिश सीज करते हैं दिल्ली की विच मंथ तक, और बाद में जो है म्यूटनी जो है फुल स्केल रेबेलियन बन जाता है। कैसे होता है स्प्रेड? अब बाकी पार्ट्स जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में कैसे स्प्रेड करती है, दिल्ली से जो शुरू हुई है बगावत, जो एक्चुअल मेरठ से और बराकपुर से शुरू हुई थी, वो पूरी दुनिया में। कानपुर में नाना साहब जो हैं, जो एक अडॉप्टेड सन थे, जो एग्जाइल्ड के मराठा जो पेशवा बाजीराव सेकंड है, उनके जो बेटे थे, एक अडॉप्टेड सन थे, कानपुर में रहते थे। उन्होंने भी बगावत कर दी, रिबेल कर दिया कानपुर में। नाना साहब ने जो थे, जिनको अपनी राइटफुल जो पेंशन थी उनसे ब्रिटिश ने उनको निकाल दिया था, उनको पेंशन नहीं दे रहे थे। अब नाना साहब अपनी पावर्स जो है दोबारा पेशवा की पावर लेना चाहते थे, तो उन्होंने जो है कानपुर को कब्जा कर लिया और बहुत फियरस बैटल जो है, बहुत सख्त लड़ाई लड़ी ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ। लखनऊ में जो है, सेपरेट टू लखनऊ इन अवध, जहाँ पे बेगम हजरत महल जो वाइफ थी किसकी, नवाब ऑफ अवध की, अवध है यहाँ ओद लिखा हुआ है, अवध है एक्चुअली, अवध की जो है क्या थी, वाइफ थी एक नवाब की। शी लेड रेजिस्टेंस इन लखनऊ वेल, ब्रिटिश यहाँ पे भी सीज कर दे इस सिटी में, लखनऊ में, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है बहुत महीनों तक। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो क्वीन थी झांसी की, वो एक मोस्ट आइकॉनिक जो है लीडर बनती है इस रिवोल्ट के। आफ्टर हर किंगडम जो है वो एनेक्स किया जाता है किसके द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी के द्वारा ले जाता है, क्योंकि जो झांसी का जो सन था वो एक अडॉप्टेड था, वो बायोलॉजिकल सन नहीं था, तो उसके लिए जो है उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू झांसी का कब्जा किया होता, तो झांसी से भी वो है रिवोल्ट करती है।
अब अदर अफेक्टेड एरिया देखो, बिहार झारखंड में भी जो है रिवोल्ट पर्टिकुलरली स्ट्रांग होती है, जैसे गया में, चांदपुर में, मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे, राजस्थान में भी जो है राजपूत रूलर्स, कुछ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन एरिया में भी थोड़े थोड़े अफेक्टेड थे इस अपराइजिंग से। नॉर्थ इंडिया जो है वो कम्प्लीटली जो है पंजाब हरियाणा को छोड़कर और कुछ साउथर्न डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी पूरा इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के जो है अपराइजिंग, पीजेंट्स और ट्राइबल्स भी इसमें शामिल हो गए। इन मिलिट्री के साथ साथ जो है बहुत सारे पीजेंट्स और ट्राइबल्स को भी लगा कि हमारे साथ जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो टैक्सेशन हो रहा है, जो हमारा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है ब्रिटिश ऑफिसर्स के टाइम पे, यही मौका है कि हम भी इस रिवोल्ट में शामिल हो जाए। जो तांतिया तोपा, जो एक प्रोमिनेंट लीडर थे इस रिवोल्ट के, उन्होंने भी गुरीला वारफेयर किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, स्पेशली जो सेंट्रल इंडिया में, समझे। तो इस तरीके से जो है रिवोल्ट स्प्रेड हुआ। अब रिवोल्ट तो स्प्रेड हुआ, अब ब्रिटिश का बारी आई कि इसको सप्रेस कैसे करेंगे। देखो, सप्रेस बहुत लंबा चला और बहुत ब्रूटल प्रोसेस था, जिसमें बहुत वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्शन जब होता है ना, तब अक्रॉस इंडिया जो है बहुत लोगों को मारा गया, जेल किया गया है ना। तो सप्रेशन जो है सिर्फ मिलिट्री कैंपेन नहीं था, लेकिन हार्श पनिशमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, जो पूरी इंडियन गवर्नेंस सिस्टम की जो है यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसीलिए इसको रेवोल्यूशन कहते हैं 1857 का रिवोल्ट को, बिकॉज इट चेंज द होल जो गवर्नेंस सिस्टम था कंट्री का। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स देखो, इनिशियली जो है सरप्राइज एंड केओस। इनिशियली तो ब्रिटिश सरप्राइज हो गए ना, ब्रिटिश ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी लार्ज स्केल रिवोल्ट होगी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरप्राइज हो गई कि एक ये जितनी जल्दी मेरठ से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में फैला। तो ब्रिटिश जो है कैचिंग गेम खेल रहे थे, वो तैयार ही नहीं थे इतनी बड़ी सिपाही में उठने के। जैसे लोकल रूलर्स, पीजेंट्स जो है सब शामिल हो गए थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, रीइंफोर्समेंट मंगाया और एक स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स उन्होंने प्लान किया। दे क्विकली रियलाइज के रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, जितनी फौज यहाँ है विद इन मंथ्स जो है श्रीलंका से, पर्शिया, ईरान से जो है रॉयल नेवी को बुलाया गया, ट्रूप्स को, है ना, और पूरी जो है फौज एक तैयार की गई। अब ब्रिटिश का फोकस था कि वो रीस्टोर करेंगे ऑर्डर जो पहले से चल रहा था, पर्टिकुलरली दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जो एरियाज है जो लार्जली अफेक्टेड थे इस रेवोल्यूशन से, जहाँ पे रेबल्स ने जो है बहुत हद तक सिटी कैप्चर्स कर ली, जो एक स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। तो ब्रिटिश का कंट्रोल जो है इन सिटीज़ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंबॉलिकली भी ये लोग जो है ये सिटीज़ जो है बड़े बड़े लीडर्स को दिखाती थी। ठीक है, दिल्ली में जैसे भगत सिंह थे और बहुत सारे थे, बख्तियार खान। अच्छा, वो मेजर बैटल्स और की इवेंट्स जो है सप्रेशन की देखते हैं। दिल्ली जो हार्ट था, जो दिल था इस बगावत का, दिल्ली की सीज होती है ब्रिटिश के द्वारा और मोस्ट सिग्निफिकेंट और बहुत लंबी बैटल चलती है रिवोल्ट। आफ्टर जो है मई 1857 में जब दिल्ली को ब्रिटिश जो सिपाही जो कैप्चर करते हैं, तो ब्रिटिश का फोकस था कि हम रेड फोर्ट से जो रिट्रीट किए गए थे, अब इनिशियली जो है ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है इस सिटीज़ को पकड़ने में, बहुत महीने लग जाते हैं। बहुत इंटेंस बैटल के बाद जो है ब्रिटिश जो है वो जो है इस म्यूटनर जो बगावती हैं इनसे जो है सिटी कैप्चर करते हैं। और सितंबर 21, 1857 में ब्रिटिश फोर्सेज जो है सर जॉन निकलसन और मेजर सर हेनरी डेलन के फाइनली जो है इस सिटी को कैप्चर कर लेते हैं। और बहादुर शाह जफ़र को जो है, जो एक सिम्बॉलिकली एक डिक्लेयर किया गया था लीडर इस रिवोल्ट का, उसे पकड़ लिया जाता है और उसकी फैमिली को जो है मार दिया जाता है उसकी आंखों के सामने, और उसको जो है रंगून जेल में भेज दिया जाता है बर्मा में। इफेक्टिवली इसमें यहाँ पे जो है एंड कर देता है ब्रिटिश जो है मुग़ल एम्पायर को कम्प्लीटली जो है यहाँ पे डिसबैंड कर दिया जाता है कि आज के बाद कोई मुग़ल एम्परर नहीं होगा। और यहाँ पे मुग़ल एम्पायर फाइनली एंड होता है। 1857 को एक्चुअल एंडिंग होती है मुग़ल एम्पायर की। कानपुर देखो, बैटल एंड मैसेकर। देखो कानपुर में क्या होता है, दिल्ली में तो ये, कानपुर में नाना साहब जो है जो अडॉप्टेड सन थे मराठा पेशवा के, बाजीराव सेकंड के, वो इस रिवोल्ट को लेते हैं। इनिशियली बड़ी सक्सेस होती है, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस सर ह्यूग व्हीलर के जो निगरानी में जो है वो क्या करते हैं, इस सिटी को पूरी तरह से घेरते हैं, गैरिसन को, और हैवी बम्बार्ड करते हैं यहाँ पे, और फोर्स करते हैं रेबल्स को कि वो सरेंडर करें। होएवर ब्रिटिश कैप्चुलेटेड, एक मैसेकर होता है ऑफ ब्रिटिश वुमेन्स और चिल्ड्रंस। यहाँ ब्रिटिश जो वुमेन और चिल्ड्रन को यहाँ मारा जाता है। ब्रिटिश बाद में दोबारा से इस कानपुर सिटी को अपने हाथ में लेते हैं और ब्रूटल मैसेकर कैरी करते हैं कि जितने भी बगावती हैं उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है और इस सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। सर कर्नल जो चैम्बेल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रीटेकिंग जो कानपुर सिटी में, और ब्रेक करते हैं सिटी को। जुलाई 1857 में कानपुर को रिकैप्चर कर लेते हैं और जो नाना साहब है वो कहीं भाग जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं है हिस्ट्री में एटलीस्ट। कोई कहता है नेपाल भाग गए, कोई कहता है कहीं चले गए। तो
वो जो है फरार हो जाते हैं। सीज एंड फॉल लखनऊ में, देखो सीज ऑफ लखनऊ जो है एक और क्रूशल बैटल होती है रिवोल्ट की, जहाँ पे बेगम हजरत महल जो मैंने बताया था वाइफ थी नवाब ऑफ अवध की, जो सपोर्टेड बाई किस सिपाही के, अब लखनऊ जो है वो सारा जो है लॉरेंस के द्वारा वॉज डिफेंडेड बाई इंडियन रेबल फॉर सेवरल मंथ, लॉरेंस की फौज के अगेंस्ट। लेकिन सीज बहुत महीनों के बाद हैवी कैजुअलिटीज़ के बाद दोनों साइड में, ब्रिटिश के भी और सिपाहीज़ के भी, जो लखनऊ के बेगम हजरत महल के अंडर थे, फाइनली जो है री इन्फोर्समेंट बुलाई जाती है जो कॉलन चैपबेल है, और मार्च 1858 में लगभग 1 साल के बाद जो है और 8-10 महीने के बाद इस सिटी को दोबारा कैप्चर कर लिया जाता है। यहाँ से बेगम हजरत महल जो है इस शहर को भाग जाती है, लखनऊ को दोबारा रिकैप्चर कर लिया जाता है, और रेबल्स की यहाँ पे भी बहुत बुरी हालत की जाती है। ठीक है, लखनऊ को भी कैप्चर किया। झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई एक इंपॉर्टेंट लीडर बन के आती है, जिसको जो है ब्रिटिश अनेक्स करते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, तो वो डिफेंड करती है 1857 में सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ पे भी जो है फाइनली जो है इंक्लूडिंग जो तांतिया तोपा है ग्वालियर के, वो भी ज्वाइन करते हैं इस रिबेलियन में, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में मार दिया जाता है। ठीक है, और अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हुए बैटल में, और इनको शहीद घोषित किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। तो ये रानी लक्ष्मीबाई मार दिया जाता है, और झांसी को भी दोबारा रिकैप्चर किया जाता है। तो ये 1858 में एक्चुअली ये रिवोल्ट फाइनली ख़त्म होती है। ब्रूटल रिप्रेशन एंड पनिशमेंट, देखिए एग्जीक्यूशन होता है, बहुत सारे रेबेलियंस को जो है फांसी चढ़ाया जाता है। ठीक है, तानिया तोपा टोप जो थे की जो रूलर थे, जो लीडर थे इस रिवोल्ट के, उन्हें 1859 में कैप्चर किया जाता है गुरिल्ला वॉर के बाद में। उन्हें ट्राइड और फाउंड गिल्टी और एग्जीक्यूट किया जाता है, फांसी चढ़ा दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। नाना साहब एस्केप हो जाते और कभी भी पकड़े नहीं जाते ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस, तो सिविलियन पॉपुलेशन पे जो है इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ब्रिटिश जो है वो समझते हैं कि सिविलियन जो पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी इतने बड़े डिस्ट्रक्शन, बहुत से विलेजेस ख़त्म कर दिए जाते हैं, इनोसेंट सिविलियंस को मारा जाता है, उन्हें जेल दिया जाता है, उन्हें फांसी चढ़ाया जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं, टॉर्चर, लूटिंग, एग्जीक्यूशन, जिस पे भी शक है उन्हें मार दिया जाता है। तो बहुत सारा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है। अगर हम ये रिप्रेशन होता है और ये एक लास्ट में एक फेलियर होता है, रिवोल्ट जो है फेल हो जाती है, ये जो है कंप्लीटली जो है ब्रिटिश को जो है इंडिया से हटाने में नाकाम रहते हैं। अब हम इसके फेलियर पढ़ते हैं कि क्या फेलियर हो सकते हैं, की रीजंस फॉर इट्स फेलियर। देखो, लेक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप, पहला तो देखो अगर आप झांसी में देखो रानी लक्ष्मीबाई या सेंट्रलाइज लीडरशिप कोई थी नहीं, और बहादुर शाह जफ़र की अगर उन्हें एक सिंबॉलिक लीडर बनाया गया, लेकिन वो जो थे बहुत बूढ़े थे, ना उनके पास कोई विल थी लड़ने की, ना ही कोई मोटिवेशन था, समझे, ना ही कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उनमें। तो स्कैटर्ड लीडरशिप थी। झांसी अपने लड़ रही है, नाना साहब अपने, तांतिया तोपा अपने, हालांकि इंडिविजुअली दे आर वेरी केपेबल लीडर्स, नो डाउट, बट कभी भी वो ना, अगर वो यूनिफाइड होते अंडर ए सिंगल अम्ब्रेला, एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर होते, तो वो शायद एक इफेक्टिव वॉर लड़ सकते थे। लेकिन जो है लार्जली इंडिपेंडेंटली अलग अलग लड़ रहे हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। कोई क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, कोई क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं था। रेबेलियन जो है इनिशियली एक मिलिट्री म्यूटनी की तरह स्टार्ट हुई, हालांकि ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज में फैली, लेकिन कोई पॉलिटिकल, कोई विजन, एक फ्यूचर ऑफ इंडिया का नहीं था, और एक नेशनल मूवमेंट में ट्रांसफर नहीं कर पाए, लोगों को अपने पीछे रैली नहीं कर पाए। पॉलिटिकल एजेंडा, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन कमी। देखो, रीजनल और लोकल नेचर ऑफ रिवोल्ट थी कि अलग अलग जो, जैसे दिल्ली में हो रही है, कानपुर में हो रही है, लखनऊ में हो रही है, झांसी में हो रही है, या मेरठ में हो रही है, ये सब आइसोलेटेड थे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं थे, कोई क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। दिल्ली जो एक सिंबॉलिकली कैपिटल था इस रिवोल्ट का, उसको बचाने में कामयाब नहीं रहे, और ये दिल्ली में ही रह गई और ये दूसरे एरियाज में फैलने से नाकाम हो गई। फिर सुपीरियर ब्रिटिश की मिलिट्री स्ट्रेंथ, देखो ब्रिटिश के पास सुपीरियर वेपन थे, बेटर इक्विप्ड थी, डिसिप्लिन मिलिट्री थी। वहीं जो है रेवोल्यूशनरी जो सिपाही म्यूटनी थी, जहाँ वो थे रेवोल्यूशनरीज थे जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनके पास जो है दे डिडंट हैव, वो लाठियों और डंडों से कब तक लड़ोगे, ना ही वैसे कोई ऑफिसर ट्रेंड थे, ना ही वॉर का इतना एक्सपीरियंस था।
और ब्रिटिश जो है इनिशियली सेटबैक के बाद जो है रीइंफोर्समेंट मंगाई गई, और रीइंफोर्समेंट से जो है ब्रिटिश के पास जो है नंबर का भी एडवांटेज हो गया। तो क्लियर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन वाज ऑलवेज मिसिंग एंड देयर वर मल्टीपल फैक्टर। अब इनएडिक्वेट सपोर्ट फॉर इंडियन रूलर, जैसे लेक ऑफ, जैसे मेजर इंडियन प्रिंसेस जो थे वो इस वॉर में आए, वो न्यूट्रल रहे, या तो ब्रिटिश के साइड रहे या न्यूट्रल रहे, तो सपोर्ट नहीं मिला। रानी लक्ष्मीबाई या बेगम हजरत महल है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रिवोल्ट में, बट बहुत सारे मेजर प्रिंसेस जो थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो निज़ाम है हैदराबाद का या महाराजा ग्वालियर का, वो या तो न्यूट्रल रहे या जो है वो ब्रिटिश की सपोर्ट करते रहे। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण बना। दे डिडेंट गेट इनफ सपोर्ट फ्रॉम द नेटिव पीपल्स। बहुत सारे इंडियन रूलर्स जो थे उन्हें डर था कि अगर सक्सेसफुल रिवोल्ट हुई तो कहीं उनकी पावर और प्रिविलेज खत्म ना हो जाए, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट जो है रूल बनाए हुए हैं अपने। अगर हम किसी एक इंसान को बनाएं जो उसको सपोर्ट करेंगे, कहीं वो राजा ना बन जाए और हमारी ये पावर ऑटोनॉमी खत्म ना हो जाए। तो सेल्फिश नेचर की जो सेल्फिशनेस थी वो इसको लेके डूबी। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन। देखो पीजेंट्स और ट्राइबल्स जो थे वर नॉट सफिशिएंट, स्पेशली जो पीजेंट थे, वर्कर्स थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने इस रिवोल्ट में ज्वाइन किया, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं बन सकती थी। अपर क्लास के लोग जो लैंड लॉर्ड थे, जमींदार थे, वो उन्होंने इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं, क्योंकि उनको तो ब्रिटिश से फायदा ही हो रहा है ना कुछ, वो क्यों अपनी थाली को लात मारेंगे। और ब्रिटिश ने जो है हिंदू मुस्लिम जो है ऑल तो हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ लड़े होंगे, शायद पहली नहीं आखिरी बार शायद। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ हिंदू पर्टिकुलरली बंगाल के वो लॉयल रहे किसको, ब्रिटिश को, सीइंग के सेफगार्ड अगेंस्ट के पोटेंशियल राइज ऑफ जो हिंदू डोमिनेशन ना हो जाए। वहीं कोई जो हिंदूज जो अपर क्लास के थे, जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े अपर क्लास थे, वो भी जो है लॉयल टू किसके रहे, ब्रिटिश के रहे, क्योंकि उन्हें तो फायदा मिल रहा है ना। सो इट कुड नॉट बिकम ए यूनिफाइड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। एक स्कैटर्ड वॉर हो रही थी, एक रिवोल्ट हो रही थी, नॉट ए वॉर। तो ये भी डिसएडवांटेज रहा। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुआ 1857 वॉर का? देखो 1857 के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए भी कॉन्सिक्वेंस हुआ। ये नहीं कि ये कंटिन्यूसली जो है रूल करते रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी है उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया और डिसॉल्व कर दिया गया 1857 में, और ब्रिटिश क्राउन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। जो कंपनी का रूल था उसको खत्म करके ब्रिटिश राज जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ। समझे? जो डायरेक्ट कंट्रोल था कॉलोनियल रूल का इंडिया में, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया, ना कि किसी कंपनी जो प्राइवेट है। क्वीन विक्टोरिया जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया एम्प्रेस जो है 1876 में, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 आया उसने जो है पावर जो है कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इंडियन आर्मी का। अब म्यूटनी का एक कारण ये भी देखा गया कि जो नंबर है इंडियन आर्मी का इसमें, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या किया गया कि जो इंडियन पीपल है उनको जो है कम किया गया जो ब्रिटिश आर्मी से, और ब्रिटिश को बढ़ाया गया, प्लस और डिवाइड किया गया उन्हें एथनिसिटी, रिलीजन के का बेस पे, ताकि क्या हो कि ये लोग कभी भी दोबारा यूनाइट ना हो सके। तो कम्युनलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया कहीं ना कहीं। मराठास को, गोरखास को, सिख को, पठान्स को आर्मी में रिक्रूट किया गया, लॉयल ग्रुप्स जो थे अलग अलग, वो भी समझे। इस तरीके से जो है अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में जो अगर इंडियंस को भर्ती भी किया है तो उनको अलग अलग बेसिस पे, रिलीजन की, कास्ट के, ठीक है, उस बेसिस पे जो है इन्हें डिवाइड करके जो है इंडिया में रखा गया। कोई भी हायर ऑफिशियल जो है वो इंडियन नहीं रहा। नो इंडियन ऑन हायर पोजीशन। इंक्रीज किया गया ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनकी संख्या जो है इंडियन आर्मी। तो इस तरीके से जो है 1857 का जो है रिवोल्ट हुआ। वेरियस पीपल जो है इनमें अलाइन थे, वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हुई, है ना। ब्रिटिश क्राउन ने जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। फर्दर कॉन्क्वेस्ट जो है वो नहीं होगा अब इंडिया में। फर्दर कॉन्क्वेस्ट खत्म कर दिया गया 1858 के एक्ट में। जब हम 1857 जो वेरियस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस किस तरीके से ये चीज़ें हुई। तो
तो ये सारा कुछ जो है 1857 के रिवोल्ट में हुआ, जो हमने अभी आज पढ़ा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, अब आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। इतना ही रखो, काफ़ी है। थैंक यू, गुड बाय।